छत्र छाया में चल रहे हैं जुए के अड्डे। चालू हो गया ना आपका लेके देती है। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद उत्साह से लबरेज भारतीय जनता पार्टी का अगला पड़ाव महाराष्ट्र को बनाने का इरादा है। महागर्जना रैली के आयोजन को नरेंद्र मोदी के साए में करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मकसद साफ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगर सिक्का जम गया तो समझिए सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनना तय है। नरेंद्र मोदी भले ही कट्टरपंथी विचारों वाले बताए जा रहे हों, लेकिन अल्पसंख्यकों को भी तरजीह देना भारतीय जनता पार्टी को जरूरी लगने लगा है। कांग्रेस अगर चाय वाला बताकर मोदी को अपमानित करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी चाय वालों को भी सुर्खियों में ले आई। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की यह रैली शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनने जा रही है। इसी आयोजन के पीछे की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के सहारे हम करेंगे आज मुद्दे की बात। मुद्दे के बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हमारी चर्चा का विषय है मुंबई में मोदी। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन, मुंबई समाजवादी पार्टी के नेता रामशंकर तिवारी और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मुंबई इकाई के उपाध्यक्ष हैदर आजम, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सिंह जी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का नाम विवादों में तो हमेशा रहा है, लेकिन साथ ही मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती रही है। कांग्रेस ने मोदी को चाय वाला कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने उन्हीं चाय वालों को अपनी रैली में बुलाकर बाजी को उल्टा करना शुरू कर दिया है। भाजपा अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की 22 दिसंबर को होने वाली मुंबई महागर्जना रैली की जबरदस्त सफलता सुनिश्चित करने के लिए जमकर तैयारियों में जुटी है। साथ ही कांग्रेस को कड़ा संदेश देने के लिए तकरीबन 10,000 चाय विक्रेताओं को भी न्योता दिया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि शहर के तकरीबन 10,000 चाय विक्रेताओं को मोदी जी की रैली में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। जब से मोदी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तब से वो अपनी चाय विक्रेता की पृष्ठभूमि का उल्लेख कर रहे हैं ताकि आम जनता के साथ अपना जुड़ाव दिखा सकें। नरेंद्र मोदी की मुंबई रैली के लिए कॉलेजों में चलाए जा रहे अभियान में मुस्लिम छात्राओं से खासा रिस्पांस मिल रहा है। बुर्का पहनकर कॉलेज आने वाली ट्रेडिशनल मुस्लिम परिवारों की लड़कियों के बीच मोदी की लोकप्रियता देखकर बीजेपी के पदाधिकारी भी आश्चर्यचकित रह गए। बीजेपी के मुंबई प्रवक्ता ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि बुधवार को वडाला के SIEWS कॉलेज में चलाए गए अभियान में मोदी की रैली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 30% स्टूडेंट्स मुस्लिम थे। इनमें भी मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स की संख्या चौंका देने वाली थी। जहां कांग्रेस ने मोदी पर अपनी साधारण पृष्ठभूमि का उल्लेख करके लोगों का समर्थन हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं मोदी का डर अब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ही कांग्रेसी नेताओं के बयान भी बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो ये थे नरेंद्र मोदी पर एक प्रतिक्रिया। नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी उनके साए में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे पूरे देश की राजनीति न सिर्फ गरमाई हुई है, बल्कि आरोपों प्रत्यारोपों का जो दौर चला वो भी रोचक हो गया है। दूसरी तरफ राजनीति का पूरा ताना बाना इस तरह के हो गया है कि आरोप प्रत्यारोप अगर केवल राजनीतिक होते
तब भी ठीक था, लेकिन आरोप व्यक्तिगत स्तर तक गए हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, जो भी उनके केंद्रीय नेतृत्व में होगा, उस पर पर्सनल अटैक तक किए जा रहे हैं। ये एक विषय बहुत ही गंभीर है, इस पर सभी नेताओं को सोचना होगा। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मोदी की तैयारियों पर, मोदी के प्रभाव पर और कांग्रेस इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया लेती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार उसकी है, केंद्र में सरकार उसके नेतृत्व में है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ चर्चा में है, हमारे साथ देख रहे हैं आप निजामुद्दीन राइन साहब हैं, हमारे साथ रमाशंकर तिवारी जी हैं, हमारे साथ हैदर आजम साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश जी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैदर आजम साहब, शुरुआत आपसे करते हैं दो बातों की। एक, तैयारियों के पर आप लोगों ने किस तरह से तैयारियां की हुई हैं, और मोदी की ये रैली मुंबई के लिए कितनी अलग होगी, या फिर रैलियां मुंबई ने बहुत देखी हैं, आंदोलन मुंबई में ने बहुत देखे हैं, ये एक आयोजन भर होकर रह जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? 22 तारीख को मुंबई में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या जो है इस बार पहली बार मुंबई में जमा होगी। आप देखते आए हैं कि भाई शिवाजी पार्क सबसे बड़ा मैदान था मुंबई का, वहाँ पर सभी पार्टियों की रैलियाँ होती थी, लेकिन उस शिवाजी पार्क का 4 गुना बड़ा मैदान है बीकेसी, और आज तक उतनी बड़ी रैली किसी पार्टी की नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स मुंबई लेवल पे बनाया गया है और वो सारे डिपार्टमेंट्स के जिम्मेदार लोग इसमें अपना अपना काम पिछले 1-1.5 महीने से बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि इस रैली में आम जनता का भी सहभाग बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और यानी कार्यकर्ताओं के अलावा आप लोगों को लगता है कि आम जनता भी इस रैली में भाग लेगी? जी। तिवारी जी और निजामुद्दीन राइन साहब, साथ ही साथ ओम प्रकाश जी, मैं आप लोगों के पास आऊं, चर्चा को आगे बढ़ाए इससे पहले हम दिखा लेते हैं आपको कुछ वो झलकियां जो वहां की तैयारियों पर है और जिसका जायजा लिया हमारे अपने संवाददाता रवि ने। हम आपको दिखाते हैं और फिर लौटते हैं आपके पास। चाय बनाने के बाद देश का भविष्य बनाने का सपना आंखों में लिए नरेंद्र मोदी की आगामी 22 तारीख को मुंबई में महागर्जना रैली होने वाली है, और इस वक्त मुंबई बीजेपी मुंबई के सभी चाय वालों को यहाँ पर वीआईपी पासेस दे रही है ताकि उन रैलियों में ये चाय वाले आमंत्रित हो सके। हमारे साथ बीजेपी नेता राज पुरोहित जी मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे आपसे, आप तमाम जो चाय वालों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, वीआईपी पासेस दे रहे हैं इस रैली के लिए, किस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने लोगों को और कहाँ पर जाकर ये पास दे रहे हैं? चाय वाले बहुत खुश है कि नरेंद्र मोदी जी की रैली में उनको निमंत्रण मिला है, और कांग्रेस ने चाय वालों का अपमान किया था कि चाय बेचने वाले क्या देश चलाएंगे, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि देश बेचने वालों से तो चाय बेचने वाले हैं। और चाय बेचने वाला जो एक प्रतीक है गरीबी का, मेहनत और मजदूरी का, समाज के छोटे वर्ग का, वो अपनी मेहनत पसीना करके चाय बेचता है और अपनी रोजी और परिवार का पालन करता है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने आज चाय बेचने वालों के निमित्त मुंबई भारतीय जनता पार्टी 10,000 चाय वालों के पास जाकर उनको निमंत्रण दे रहे हैं और उनको आह्वान कर रहे हैं कि 22 तारीख को रविवार की रैली है, वो आइए और कांग्रेस को जवाब दीजिए। आपने अभी यहाँ पर दक्षिण मुंबई में आप आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को, अभी और किन किन इलाकों में जाना बाकी है? अब तक कितने लोगों को दिया जाना है और कितने लोगों को बुलाया जाना है? जो मेरे पास जिम्मेदारी है वो कोलाबा विधानसभा और मुंबा देवी है। मैं उस मुंबा देवी कंपाउंड में, जवेरी बाजार में, चीरा बाजार में, चंपा गली में, विठलवाड़ी में, भुवनेश्वर में, खेतवाड़ी में, कोलाबा मार्केट में, चीरा बाजार में, धोबी तालाब में, जहां जहां चाहे, कई जगह मैं, कई जगह हमारे कार्यकर्ता, कई जगह हमारे पदाधिकारी, कई जगह युवा मोर्चा, कई मोर्चा महिला मोर्चा, सब जगह उनको निमंत्रण देंगे। साफ तौर पर यहाँ पर चाय वाले आप सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्हें किस तरह के यहाँ पर पासेज यहाँ पर मिले हुए हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय वाले काफी खुश हैं। इस तरह के चाय वालों को पूरे दक्षिण मुंबई में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है, वीआईपी पासेज मिले, कितनी खुशी है कि आप जाएंगे रैली में, क्या भावना है? बहुत खुशी है हमको, जाएंगे। मौजूदा राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कांग्रेस की यदि बात की जाए, उससे आप उनके राज्य सरकार के जिस तरह से रवैया चल रहा है उससे खुश है आप, संतुष्ट? खुश है भाजपा से खुश है हम।
यहाँ पर साफ तौर पे यहाँ पर मौजूदा समय में जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर आमंत्रित लोगों को किया है, एक बात होता है कि आने वाले समय में बीजेपी की ये जो चाय है कांग्रेस के लिए कहीं कड़वी ना बन जाए। राकेश के साथ रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज़, मुंबई। चाय वाले के बहाने हो रही है राजनीति, क्योंकि मोदी को चाय वाला कहकर कांग्रेस के नेताओं ने चिढ़ाने की कोशिश की थी। अभी हम चर्चा के बीच कह रहे थे कि कांग्रेस जिस तरह की बॉलिंग करती है, भारतीय जनता पार्टी उसी पर चौके मार दे रही है। गलतियां कांग्रेस कर रही है, अपनी तरफ से बयानबाजियों में कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उसे लपक लेते हैं और गेंद फिर कांग्रेस के पाले में फेंक देते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं मुंबई में भी। मुंबई में चाय वाले अचानक चर्चा में आ गए हैं। प्रत्येक चाय वाले को लगने लगा है कि उसके बीच का, यानी उनके कारोबार को करने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो चुका है और उन्हें यह आशा है कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। निजाम साहब, हम आपके पास आएंगे। ये जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी है, कुछ अलग तरीके का प्रचार हो रहा है, कुछ अलग तरीके से प्रसार किया जा रहा है, कुछ अलग तरह का आयोजन करने की मुंबई भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश पर कांग्रेस क्या किस तरह से नजर रखे हुए है और क्या कहना चाहेगी? देखिए, ऐसा है कि उनकी व्यक्तिगत रैली है, वो क्या प्रचार करना चाह रहे हैं, किसको लाना चाह रहे हैं, किसको उठा रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, किसको वहां ला के दिखाना चाह रहे हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो करें। जहां तक महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के लड़ाई का सवाल है, यहाँ अभी हर 15 दिन महीने में जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपने देख लिया कि रिजल्ट क्या आए हैं, आप पत्रकार हैं और मीडिया क्या दिखा रही हो, उनको समझ लेना चाहिए। वो 5 लाख लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि 50,000 लोग ला रहे हैं, कि मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, कि बुर्का खरीद रहे हैं, कि नकाब खरीद रहे हैं, ये सब उनकी सोची साजी समझी रणनीति है, वो करते रहते हैं। इससे महाराष्ट्र के राजनेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक ये सब दिखावा करने की राजनीति है, बीजेपी हमेशा यही काम करती है। बीजेपी के पास कुछ दूसरा काम नहीं है, क्योंकि जो भी काम है वो इसी तरह का ही काम है, तो उनको अपना काम करते रहना चाहिए। अब उनके लीडर आ रहे हैं तो उनको रैली में कुछ अलग करना है, अलग करो भाई, किसने आपको रोका है? ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का। अब वो चाह रहे हैं कि वो अपनी रैली में चाय वालों को बुलाना, भाई कौन रोक सकता है? हर आदमी को बुलाना और हर आदमी को न्योता देना सबको छूट है। बात सिर्फ जिसे चाहे बुलाएं। जी जी, यानी एक तरह के नए तरीके का आयोजन है। हम तिवारी जी आपके पास आते हैं, आप देख रहे हैं कि रैलियां, आयोजन क्या कोई भंडारा हो रहा है जो कोई नया आयोजन है? रैली है, हर लोग आते जाते हैं, लेकिन सभी की रैलियों में लोग आते हैं। जी देखिए, 2 चीजें हैं। एक रैली का आयोजन होता है, कार्यकर्ताओं से रैली में आने का अनुरोध किया जाता है। कार्यकर्ताओं को, सभी दलों का ये काम होता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को झोंक देती है, कार्यकर्ताओं को ले आइए, प्रचार कीजिए, लोगों के बीच जाइए। लेकिन जिस तरह का प्रचार और प्रसार इस बीच किया गया, वो चाय वालों की बात हो, चाहे माइनॉरिटीज की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, फला अमाउंट इतने लोग आएंगे, इतनी संख्या में मुसलमान आएंगे, इतनी संख्या में औरतें आएंगी, महिलाएं आएंगी, नकाब वाले आएंगे, नकाब वाली आएंगी, ये आंकड़े भी बताए जा रहे हैं। निजाम साहब, हम आते हैं आपके पास, तिवारी जी भी कुछ बोल ले। तिवारी जी, इस पूरे आयोजन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि बात समाजवादी पार्टी अपने आप को मुंबई शहर में या फिर देश भर में, हालांकि उत्तर प्रदेश की घटना के बाद उसे सोचना चाहिए, पर अपने आप को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ी हितैषी बताने का जिसने भी खुद से सर्टिफिकेट ले रखा हो, वो समाजवादी पार्टी है। उस समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? सलमान भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बुलाया डिबेट में। आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। एक कहावत है, बिल्ली 100 चूहे खा करके चली हज करने। कि चाय वालों की बात आप कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की रैली में जो है 10,000 चाय वाले आएंगे। ये चाय बेचने वाले कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। गरीब उत्तर भारतीय हैं बेचारे, जो सड़कों पर धंधा करते हैं। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर जो है मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना और बीजेपी का साधन है। उनको डराने धमकाने की बात की जाती है। वो बेचारे डर से वो पैसा भी दे करके रैली में आएंगे, इनकी मजबूरी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राज पुरोहित जी से मैं जानना चाहता हूँ या बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूँ
जिस समय राज ठाकरे की नवनिर्माण सेना ने इन चाय वालों को, फेरी वालों को पीटने का काम किया था, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? उस समय एक ही माई का लाल था, अबू वसीम आजमी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग, जो हर जगह जाकर के बीजेपी और शिवसेना या राज ठाकरे का पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया। उसमें कांग्रेस की भी मिली भगत थी। कांग्रेस चाहती थी कि जो है शिवसेना से राज ठाकरे अलग हो जाए और जो है वोट बैंक का बंटवारा हो, तो कांग्रेस ने तो हर समय लालच और बंटवारे का काम किया और बीजेपी ने, उनके सहयोगियों ने तो हर समय डराने का काम किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के इस आयोजन को भी आप भी फीके ले रहे हैं, कांग्रेस भी फीके ले रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कोई कोर कसर नहीं उठा रख रहे इस आयोजन को पूरी तरह से सफल करने में, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रूप में उनके पास एक तुरुप का पत्ता है जिसे उन्होंने चल दिया है। ओम प्रकाश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के सबसे आखिर में, इसीलिए मैं आपके पास आया कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है, उसे लग रहा है कि इस आयोजन और मोदी के आते ही महाराष्ट्र की फिजा बदल जाएगी। कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से पंचायत, ग्राम पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। और तीसरी तरफ उन्हीं मुद्दों को जो पर प्रांतियों के, उत्तर भारतीयों के, गोर गरीबों के और एक दूसरे के बीच जिस तरह की तोड़फोड़ हुई थी, उन्हीं मुद्दों को समाजवादी पार्टी लेकर जाना चाहती है, या ये तीसरे जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगी। मोदी आएंगे, क्या कहेंगे, उस पर नजर रखेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मोदी का मुंबई में आगमन होना क्या दर्शाता है, खासकर 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद? ओम प्रकाश जी। मुंबई मोदी साहब पूरे देश में जा रहे हैं, उनको कमान है बीजेपी की, उनको जाना ही है हर जगह। मुंबई भी उसमें से एक जगह है। तो मुंबई में आना कोई बहुत विशेष नहीं है कि मुंबई में आ रहे हैं या मुंबई को कोई टारगेट कर रहे हैं, या मुंबई में आने से उनके वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ जाने वाला है। उन्होंने चाय वालों को बुलाया है, बहुत अच्छी बात है कि आप गरीबों को बुला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इनोवेटिव मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, ये बीजेपी इसलिए नहीं लड़ रही है कि उसको कोई गरीबों से या कोई मध्य वर्ग से या चाय वालों से कोई हिमायत हो गई है। गुजरात में कोई ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो गरीबों के बहुत पक्ष में हो। जिस डेवलपमेंट की बात कही जाती है, आप मुंबई से हैं, हम सब मुंबई से हैं, और हम जानते हैं कि पूरी लड़ाई सिंगल विंडो और मल्टीपल विंडो की है। आप रिश्वत एक जगह दे करके काम कराएंगे, ओम प्रकाश जी के साथ कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम उनके पास से हट रहे हैं। हम लौटते हैं हैदर आजम के साथ। हैदर आजम साहब, आपने देखा, आपने सुना, एक न्यूट्रल व्यक्ति, एक वरिष्ठ पत्रकार की भी प्रतिक्रिया यही है। हम आपके पास भी आए, उससे पहले हम एक नजर डाल देते हैं कि मुंबई में होने वाली जो रैली है उसकी क्या तैयारियां की गई हैं, और फिर आप लोगों के पास आते हैं। भाजपा मुंबई में 22 दिसंबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को कड़ा संदेश देने के लिए पार्टी इस रैली में शामिल होने के लिए 10,000 चाय वालों को भी न्योता देने वाली है। मोदी बचपन में स्कूल के बाद अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ बंटाते थे। मोदी की मुंबई रैली में पार्टी इसके जरिए उनकी आम आदमी की छवि को पूरे देश के सामने पेश करना चाहती है। महानगर के MMRDA मैदान में होने वाली मोदी की इस रैली के लिए पार्टी ने 5,000 निजी बसों के अलावा विभिन्न शहरों से 22 ट्रेनों की व्यवस्था भी की है। कुछ व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ओम प्रकाश जी का स्पष्ट मानना है कि बहुत कुछ बदलेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और अपने तरीके से वो आयोजन कर सकती है, करने जा रही है। गुजरात का भी उन्होंने उदाहरण दिया, मुंबई में इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने का दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे, बीच में तकनीकी खामी के कारण हम आपकी बात को आगे नहीं पहुंचा पाए थे। जी, जिस चीज को हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, गुजरात का विकास का मॉडल क्या है, हम सारे लोग गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारी वर्ग से पूछ करके जान सकते हैं। जी, जैसे आपने रपट में दिखाया कि मुस्लिम समुदाय की इतनी लड़कियां और इतने लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं है कि वो कारण क्या है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर इस बात को भी बताया जाता तो बहुत चीजें साफ होती,
क्योंकि आधा अधूरा जो प्रचार कई बार राजनीतिक दल करते हैं उनसे चीजें बहुत स्पष्ट नहीं होती। गुजरात का सारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो ये शायद ओम प्रकाश जी इस बार ये हुआ है कि जो तैयारियां हो रही हैं उसको भी लाइमलाइट पे लाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कर जो लोग रैली में आते हैं, पहले पर्चे बांटे जाते थे, बैनर होर्डिंग लगती थी, कार्यकर्ता भाषण देते थे, गली कूचों में जाकर उसका प्रचार होता था। उसी को थोड़ा हाईटेक कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जैसी स्थितियां बनाई गई हैं, चाय वालों को सर्टिफिकेट, उनको पासेस दिए जा रहे हैं, उनको एक लेटर दिया जा रहा है, उनको पास दिए जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह की स्थिति बनाई जा रही है कि हम अल्पसंख्यकों के बीच जा रहे हैं और नकाब वालियों के बीच भी जा रहे हैं, ताकि माइनॉरिटीज के लोगों के बीच में दो बातें होंगी। एक तो उनके बीच जाने का मौका मिलेगा और दूसरा वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं तो कांग्रेस के उस भ्रम को तोड़ा जा सकेगा कि माइनॉरिटी पर सिर्फ उसका कब्जा है या फिर समाजवादी पार्टी और अन्य सेकुलर पार्टियां जो स्वघोषित हैं उनका कब्जा है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। जी ओम प्रकाश जी। सलमान भाई, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी देखें, एक आप गरीबों तक जाते हैं, उनकी बात करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी तरह आप देखें तो झाड़ू चुनाव चिन्ह है। झाड़ू तो इस देश के दलितों का, आदिवासियों का या घर घर के एक आदमी का चुनाव चिन्ह है, तो वो तो बड़ा चुनाव चिन्ह है जी। अगला हफ्ता इस देश का निर्णायक होने जा रहा है, जब आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। वो किस तरह शपथ लेती है, उसकी शुरुआती प्रतिज्ञाएं क्या होती हैं, देश इसको देख रहा है और वॉच कर रहा है। दिल्ली के चुनाव के बाद, 4 राज्यों के चुनाव के बाद मोदी एजेंडा नहीं रह गए, मोदी फोकस नहीं रह गए हैं। फोकस अरविंद केजरीवाल हैं। और मैं कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से अभी मिल करके आ रहा हूं और देख करके पूछ करके आ रहा हूं कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि अगर बीजेपी की 117 सीटें हैं पार्लियामेंट में, उसकी लड़ाई है 200 के ऊपर जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई, क्या कांग्रेस इस लड़ाई को 200 तक रोक देगी मोदी के अभियान को? और अगर रोक देती है तो बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनती है। ऐसे में ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस महाराष्ट्र में मोदी की रैली से नहीं उभरने जा रहा है। ऑप्शंस शेतकरी कामगार पक्ष हैं, समाजवादी पार्टी है, दलित पार्टियां हैं और दूसरे एनजीओ सेक्टर के लोग हैं। ये तय करने जा रहे हैं कि अगले महीने 1.5 महीने में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या उभरेगी। राजू शेट्टी की शेतकरी कामगार पक्ष ने अभी आम पार्टी को ज्वाइन करने की बात कही है। 9 सीटों पे वो बड़ी मजबूती के साथ वेस्टर्न महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बंबई और आसपास की, मैं पूछता हूँ रमाशंकर तिवारी जी से कि ये महाराष्ट्र में कल जो बात आम पार्टी के लिए कही जा रही थी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी क्या करेगी, किसको वोट देगी? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में खुद चुनाव नहीं जीत सकती, इसका वोट कहां जाएगा? जो दलित पार्टियां ट्रेडिशनल विरोधी हैं उनका वोट कहां जाएगा? जो देश में नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं 2.5 से 3 से 5% लोग, इनका वोट कहां जाएगा? जो सामवादी पार्टियां हैं, सीपीआई हैं, सीपीएम हैं, जो लोहिया वाहिनियां हैं, जो दूसरे गांधीवादी संस्थान है, इनका वोट कहां जाएगा? जो परिवर्तन और बदलाव चाह रहा है वो वोट अगले 1-1.5 महीने में इस देश की राजनीति तय करने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी कम से कम 100 सीटों पे, 80 से 100 सीटों पे निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रही है। और लोकसभा चुनाव का नतीजा, मोदी का रथ, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, किसी महागर्जना रैली से, गुजरात से, कर्नाटक से, बाहर के लोगों से मुंबई को पाट करके अगर आप यहाँ बड़ी संख्या में दिखाना चाहते हैं कि बड़ी लोग, गुजरात से 14 ट्रेनें बुक करके महाराष्ट्र में लाने की क्या जरूरत है? गुजरात से नहीं है, ये महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से गुजरात से। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ प्रकाश जी, ट्रेनें जो बुक हुई है ये महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हुई है, ना कि गुजरात के लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं। और ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, इसमें मुंबई और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, मेरी सूचना वो थी, और मेरी सूचना ये भी थी कि हर बस वाले को 10,000 रुपए दिया जा रहा है। नहीं, गलत बात है। अगर इस तरह से चुनाव लड़े जाने हैं, देखिए एक बात जो बीजेपी आज नहीं समझ रही है ट्रेडिशनल पार्टी होने की वजह से, कि इस चुनाव ने, दिल्ली के इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों किस तरह से मिले हुए हैं। लोकसभा में अभी अब तक जिस तरह का माहौल है, ये तो एक दूसरे के विरोध, एक दूसरे पर प्रहार करने की राजनीति अपना रहे थे जी। वो क्या दशाएं हैं ओम प्रकाश जी, जिससे आपको लगता है कि दोनों मिले हुए हैं? क्योंकि निजामुद्दीन रईन साहब भी हमारे साथ हैं, हैदर आजम साहब भी हमारे साथ हैं, तो ये दोनों उन बातों का जवाब शायद दे पाए। सर, ये दोनों जमीनी नेता हैं, बड़े नेता हैं। मैं एक छोटा सा पत्रकार हूं, समाज में जरूर जाता हूं। जब मंडल लागू हुआ जी,
जब गरीब जनता, जिस चाय वाले को आप सरकार सौंपने जा रहे हैं और उसको इन्विटेशन और चाय पीने का न्योता और टाटा टी देने जा रहे हैं, जिस दिन इसकी सरकार का दिल्ली में अंदेशा हुआ, उस दिन के बाद 91-92 के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों केंद्र की सत्ता को अपने तले चला रही हैं, अपने मिल करके चला रही हैं। नरसिंह राव सरकार जी के जमाने में और वाजपेयी जी के जमाने में भी एक मिला जुला खेल इस देश में होता रहा। उस खेल को आज एक निर्णायक चुनौती मिली है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने समान भाव से समान रूप से सत्ता का दुरुपयोग किया है और इस चीज को प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक जहां बिल्कुल सही मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे लोकायुक्त बने हैं, मैं एक संपादक के तौर पे लोकायुक्त के कामकाज को देखा हूं, 4-2-1 वरिष्ठ अफसर पकड़ लिए जाते हैं, उनका घर खंगाल लिया जाता, कोई मंत्री, किसी के ऊपर कोई आंच नहीं आई, सिस्टम पे कोई आंच नहीं, व्यवस्था पे कोई आंच नहीं आई। बड़े से बड़े नेता यहाँ बैठे हुए, अच्छे नेता, जमीन के नेता बैठे हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन बंबई में हुआ, क्या उससे सिस्टम बदला? 4 व्यक्तियों पे हुआ होगा। ये कहा जा सकता है कि हमने 4 व्यक्तियों को मंत्री पद से हटवा दिया, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं निकला, व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पे कोई बदलाव नहीं आया। ये कुल मिलाकर मोदी की ये रैली एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो उसके आयोजनों की जो लिस्ट है उसमें एक रैली होने जा रही है, निर्णायक रैलियां तो इस तरह की रैलियां वो करते रहेंगे। जी हम हैदर आजम साहब से पूछना चाहेंगे। हैदर आजम साहब, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को महागर्जना के रैली के रूप में प्रचारित किया है, नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा स्टार बनाकर पेश किया जा रहा है, चूंकि आपके स्टार बन ही गए हैं, स्टार प्रचारक हैं वो और प्रधानमंत्री पद के आपके उम्मीदवार हैं। आपकी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने प्रधानमंत्री को चुनकर रखा है। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की कामयाबी बाकी 3 जहां पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्राप्त की, दिल्ली में जाते हुए मैं ओम प्रकाश जी की ही बात को आगे बढ़ाता हूं, कैसे रुक गया वो विजय रथ दिल्ली में, जहां पर केजरीवाल ने 28 सीटें लेकर पूरी हवा निकाल दी भारतीय जनता पार्टी के। कोई हमारी हवा नहीं निकली है और कोई कामयाबी हमारी रुकी नहीं है। आप देखेंगे कि दिल्ली में आज भी हम निजाम साहब भी उस पर बात करेंगे। सलमान साहब मुझे जवाब जी, मैं उसी में कह रहा हूं कि दिल्ली के जनता नाराज थी कांग्रेस से, उसने उन्हें 8 सीटों पर समेट दिया। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, यानी मोदी की लहर है, इस तरह का माहौल बना, लेकिन मोदी पर भले उनसे कम सीटें लाने के बावजूद केजरीवाल पूरी तरह से चर्चा में रहे। नहीं, चर्चा में रहने का कारण वो अलग है। देखिए, आज भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर उभर करके आई है और कांग्रेस की दशा क्या हुई है वो आपके सामने है। अब बार बार पत्रकार लोग और पूरी देश की मीडिया, ये बात सही है 3 राज्यों में हमारी बहुमत में सरकार आई है, 150 के ऊपर हमारे मेंबर ऑफ MLAs चुने गए हैं, तो ये मीडिया देश की उस पर चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन केजरीवाल अगर वहाँ पर 28 सीट ले आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ओम प्रकाश जी बार बार केजरीवाल का नाम ले रहे थे, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में शबनम मौसी नाम की एक महिला, मतलब वो किन्नर ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में वो पहला जो चुनाव लड़ी थी तो 28,000 की लीड से जीती थी, क्योंकि जनता वहां पर ना कांग्रेस को चुनना चाहती थी ना बीजेपी को चुनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किन्नर को वोट देना जो है सही समझा। और वही किन्नर शबनम मौसी दूसरे चुनाव में जमानत जब्त होकर के हार जाती है। ठीक इसी तरीके का रोल आज देश में केजरीवाल का हो गया है। केजरीवाल एक तरीके से शबनम मौसी वाला रोल अपना रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ओम प्रकाश जी कि आज महाराष्ट्र में राजू शेट्टी जी या फलाना जी आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, इसका कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा। हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, वो जिस पार्टी के साथ जाए और जहां जाकर के चुनाव लड़ना चाहे लड़े। आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को, और आपने कहा गुजरात में विकास नहीं हुआ है, आप गुजरात के लोगों से पूछिए ना कि विकास क्या नहीं हुआ है। वहां पर आप जाइए, वहां पर हर इंडस्ट्री में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, जीडीपी जो वहां पर दिखा रहा है, और साथ साथ वहां पे बाकी तुलना जो बाकी अलग राज्य है उससे आप तुलना करिए, महाराष्ट्र से आप तुलना करिए। आज यहाँ का किसान जो है खुदकुशी करके मारा जा रहा है,
यहाँ पे लोड शेडिंग हो रहा है। गुजरात में ऐसा कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात में जो नरेंद्र मोदी को हमेशा से कांग्रेस ने मुसलमानों का दुश्मन करार दिया, वहाँ पर वक्फ बोर्ड की कमेटी का चेयरमैन है, हज कमेटी का चेयरमैन है, उसके अलावा माइनॉरिटी से रिलेटेड जितनी भी कमेटियाँ उन सब के चेयरमैन है। आज यहाँ पर क्या वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है। इन्होंने गुजरात मौलाना आज़ाद डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाया, उसका 4 साल से कोई चेयरमैन नहीं है। यानी माइनॉरिटीज हज कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है। तो जो सरकार मुसलमानों का मसीहा अपने आप को कहती है, मुसलमानों के वोट पे चुन के आती है, वहाँ के राज्यों के मुसलमानों की हालत क्या है। आज भी महाराष्ट्र में मालेगांव जैसा क्षेत्र है, मुंबई की बात करें हम, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ मालोनी में, वहाँ भी महिलाओं को जाने के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं है। मुस्लिम बस्तियों में आज क्या परिस्थिति है आपको हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप कैसे नरेंद्र मोदी को बदनाम करते हैं और कांग्रेस को उसका श्रेय देते हैं। निजामुद्दीन साहब, देखिए मेरी बात, सलमान साहब मेरी बात कंप्लीट होने जी नहीं आते हैं, सारे एक एक मुद्दों को छूते चले। जिन मुद्दों पर निजाम साहब कुछ बोर्ड्स का जिक्र किया हैदर आजम साहब ने, जिसके अध्यक्ष पद पर चुना ही नहीं गया, कार्यकाल खत्म होने के कगार पर है, ये क्या परिस्थिति बनी, कैसे आप अगर जानकारी नहीं है, सुनिए, अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनसे कहिए कि मौलाना आजाद का चेयरमैन अमीन पटेल है। जी अमीन पटेल खत्म हो चुका उनका टर्म, भी ऑलरेडी बोर्ड बना हुआ है। नहीं उनका टर्म खत्म नहीं खत्म हुआ। आपकी अगर जानकारी नहीं है, वही कह रहा हूं, अगर नहीं आपको जानकारी निकाल लीजिए। दूसरी चीज, मालोनी में जिस मालोनी की आप बात कर रहे हो, आपके पिताश्री कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। नहीं ठीक है, आप उनसे कहिए छोड़ दें कांग्रेस, अगर उन्होंने माइनॉरिटी के लिए काम नहीं किया है तो। मैं ये कह रहा हूँ आपके पिताश्री ही वहाँ कांग्रेस के लीडर हैं। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ विधायक भी बता रहे हैं। आप जिस गुजरात, सुनिए मेरी बात, आप सुनो पहले, हैदर आजम सुनो। जी आप जिस गुजरात की बात कर रहे हो, उसी गुजरात का आपको जवाब दे रहा हूँ। केंद्र से भेजे गए करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप आज भी वहाँ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। किसी भी एक राज्य में तुम गुजरात के, जहां भी, गुजरात नहीं, जहां बीजेपी के राज्य हैं, वहां मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। ये ड्रामेबाजी बीजेपी हमेशा करती रही है। बीजेपी हमेशा झूठों की पार्टी रही। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुन रहा था मैं ना, नहीं मैं वही कह रहा हूं, आपको मैं सुन रहा था तो आप भी सुनिए। ठीक है, आपको मैं सुन रहा था तो आप भी सुनिए ध्यान से। जी मैंने ये कहा कि गुजरात में आज भी 1 रुपया मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, जो केंद्र सरकार की है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूछा है। डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हो, किसान मर रहा है, उससे ज्यादा किसान गुजरात में मर रहा है। उसके अलावा बच्चों में अगर बीमारी जो आई है, बच्चे वहां कुपोषण का शिकार है, वो महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात में है। अभी हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है। आदिवासियों और दलितों की बुरी हाल है गुजरात में। अरे आप सच्चाई बात करिए। बीजेपी में सिर्फ झूठों की भरमार है, जहां भगवान गणेश को भी दूध पिला देते हैं और कह देते हैं कि सच पिलाया जा रहा है। तो आप वो बात करिए। और दिल्ली की बात आपको बता रहा हूं, आपके 12 सीटिंग एमएलए हार गए, जमानत जब्त हो गई। अगर वो काम नहीं कर रहे तो ही हार गए ना। तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 4 सीटें आप कांग्रेस से ज्यादा हैं। आप 8 सीट पर आए हैं। हमारी पार्टी के हार गए, हमारी सरकार के 8 सीट पर आए हैं। जिस तरह का आपके लोग, सुनो, आपकी बात कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं आगे बात करूं। प्रचार था उसमें अगर कांग्रेस को वहां लॉस हुआ है तो आप वहां सबूत बच के बाहर नहीं आए हैं। आपके 12 सीटिंग विधायक आ रहे हैं वहां। लेकिन तो हम इस लोग तरह की बातें मत करिए कि सारा कुछ विकास बदल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है आरएसएस की एक गढ़ से निकलते हुए, जहां लोगों को सिर्फ झूठ और बेईमानी की सबक सिखाई जाती है, वही बोल के वो बाहर आते हैं। और मुसलमान कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं देता कि कांग्रेस में वो है, बल्कि इसलिए देता है कि इस मुल्क को आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस में मुसलमानों चले निजाम साहब हम आते हैं। मुसलमान अपने आबो अजदाद की पार्टी के साथ रहता है। निजाम साहब शायद मोदी और किसी के कहने पे नहीं जाता। निजाम साहब हम आते हैं आप लोगों के पास। ओम प्रकाश तिवारी जी भी इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। मुसलमानों पर हो रही राजनीति और मुसलमानों को मोदी के पक्ष में बताए जाने का जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान अब मोदी की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, उस मुद्दे पर भी को छूते हुए चलेंगे। ओम प्रकाश जी की भी प्रतिक्रिया लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी अब तक की चर्चा पर कुछ कहना चाह रहे थे, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई। ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं, और फिर भी कंपनी कहती है कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट्स की है। तो हम लड़ेंगे आपके हक की लड़ाई। लेमन न्यूज आगाह कर रहा फ्रॉड कंपनियों के बारे में। सेबी ने कंपनी को दबोच लिया। देखिए स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ लेमन न्यूज पर, दोपहर 2:30 बजे और शाम 7 बजे। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं मुंबई में मोदी की तैयारियों पर, मोदी के आगमन पर, मोदी की रैली पर जो 22 तारीख को होने जा रही है, जिस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं हमारे साथ निजामुद्दीन राइन साहब हैं, हमारे साथ रमाशंकर तिवारी जी हैं, ओम प्रकाश सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हैदर आजम साहब बहुत तरह तरह के आरोपों पर अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। तिवारी जी, आपने सुना, निजाम साहब को भी सुना, हैदर आजम साहब को भी सुना, आपने ओम प्रकाश जी को भी सुना, उनकी एक निष्पक्ष टिप्पणियों को भी देखा, सुना आपने। इस पूरे रोल में उन्होंने तीसरे एक घटक दलों का एक लगता है उन्हें कि तीसरे मोर्चे टाइप का कुछ आ सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि ये वोटों के बंटवारे करती है, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। सलमान भाई, सर्वप्रथम मैं भाई ओम प्रकाश जी के बातों का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे पत्रकार हैं वो, और देश के नज़रिया को बहुत अच्छी तरह से परखते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत ताकत के साथ लड़ने जा रही है, और निश्चित तौर पर मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि अबू असीम आजमी साहब के नेतृत्व में आज हम गाँव-गाँव तक पहुँच गए। अभी हमारा कैडर एक मुंबई तक नहीं रह गया, अभी महाराष्ट्रियन से लेकर के हर जाति हर धर्म के लोग हमारे साथ में हैं। रह गई बात, मैं बीजेपी की करना चाहता हूँ। हमारे साथी कांग्रेसी बैठे हुए हैं, हमारे बीजेपी के दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। सलमान भाई, मैं जानना चाहता हूँ नरोदा पाटिया में क्या हुआ? गुजरात में पूरा मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया, न कांग्रेस रोक सकी। रुकिए, आपके बीचों में मैंने बोला नहीं, मेहरबानी से बोल नहीं रहे हैं, आप बोलिए। कहाँ है कांग्रेस ने, कहाँ रोका मोदी को? कांग्रेस और मोदी, बीजेपी और मोदी, कांग्रेस और ये बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी लोकपाल पर किस तरह से समर्थन ले लिया? आपको मालूम है कि देश कभी भी प्रधानमंत्री जो स्वीकार नहीं करेगा नरेंद्र मोदी को। ये पैसे के दम पर, दादागिरी के दम पर, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के दम पर भले भीड़ जुटा लें। हमें बड़ा अफसोस होता है कि अभी जो इतनी गाड़ियां बुक कर दी गई, आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से, इतना बड़ा हमारा ताकत है, वहां ला करके भीड़ यहाँ पर इकट्ठा करूं तो उससे फायदा क्या होगा?
ये कांग्रेस वाले मुसलमानों को, उत्तर भारतीयों को दहशत में लाने का काम करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी से, और ये मिले हुए लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेसी साथी से कि यहाँ पर जब भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ, भेड़ बकरियों की तरफ मुसलमान पूरा जेलों में भर दिए गए, यहाँ पर उनकी ही सरकार है। मलाउनी की ये जो है मस्जिद के लिए दीवार बनाने के लिए अबू हसीम आदमी साहब 30 दिन तक जेल में रहे। ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम मस्जिद की दीवार बना देंगे। काम तो कुछ, एक मिनट आपकी भी बात कर रहा हूँ। आप कहाँ थे? आपके नेता कहाँ थे? उत्तर भारतीयों को मारा गया। आप तो जो है, मैं बता रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद मुसलमान भूल नहीं सकता है। वहां पर बाबरी मस्जिद की बात नहीं थी, देश के संविधान की बात थी। तिवारी जी एक बात कहना चाहूंगा कि ये कब तक, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओम प्रकाश सिंह जी के उस नजरिए को थोड़ा सा और भी पॉलिश करके कहना चाहूंगा। ये बताएं कि ये नारे कब तक चलेंगे? भाई मैं उसी बात पर आता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बीच में मैं मतलब बोल रहा हूँ, और बाबरी मस्जिद की दीवार, मैं जानता हूँ ये सारे मुद्दे बहुत ही भावुक हैं। लोग इसमें कहीं ना कहीं ये उनके भीतर एक पीड़ा है लोगों के मन में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर क्या आने वाले चुनाव सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर हो पाएंगे और आप लोग इस पे करवा पाएंगे क्या? जब बात विकास की हो रही हो, जब केजरीवाल जैसी पार्टियां सामने आ रही हो, जब मोदी अपने चोले को उतार फेंकना चाहते हो अपने कट्टरपंथी को, कांग्रेस में ये छटपटाहट हो कि वो भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करने लगी हो, लोकपाल के लिए वो सभी का समर्थन हासिल करने के लिए हर दरवाजे खटखटा चुकी हो, ऐसे में क्या ये मुद्दे काम आएंगे आप लोगों के? सलमान भाई, मैं बड़े गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ कि जो है ये जो है डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन मैं वो माइनॉरिटी की बात जहां तक हो रही है, हमारे साथी लोग माइनॉरिटी से बैठे हुए, हमारे कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं। जस्टिस श्री सच्चर जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में सबसे ज्यादा बुरी हालत ये समझ लीजिए मुसलमानों की है। हम यहाँ महाराष्ट्र में हर गली में, हर जगह, नागपुर अधिवेशन तक हम लोगों ने मोर्चा निकाला। क्या कांग्रेस के बैठे हुए मित्रों को, कभी कांग्रेस में बैठे हुए हम खास करके माइनॉरिटी के नेताओं को पूछना चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी में बैठे हुए नेताओं को पूछना चाहते हैं, क्या मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात कभी कही गई है? यानी मुसलमानों के डेवलपमेंट की अगर बात करनी हो, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी तिवारी जी। फिर उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर भी चर्चा में आएगा। हम बात उस विषय पर, मुजफ्फरनगर का भी जवाब देते हैं, हम आएंगे, हम आते हैं उस मुद्दे पर भी। बात जब ओम प्रकाश जी आपने तीनों को सुना, वो अपने अपनी खाल जो ओढ़ रखी है इससे बाहर अभी निकलने को कोई तैयार नहीं है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलेगा और आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोई तीसरी शक्ति सत्ता की तरफ आ सकती है, उसमें भी एक दूसरे के प्रति कहीं कोई मेल मिलाप वाला भाव नहीं है। आप आरपीआई का जिक्र कर रहे थे, आरपीआई का एक बहुत बड़ा तबका जो बड़ा धड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ नजर आ रहा है। बड़ी ही अजीब सी स्थिति में अगला चुनाव होने जा रहा है ओम प्रकाश जी, तो कैसे देखेंगे? खासकर एक व्यक्ति को पूरा मौका मिला हुआ है अपने लोगों के बीच जाने का, वो है नरेंद्र मोदी। और मुंबई की जिसे आर्थिक राजधानी कहा कर जाता है, वहां पर जब जब वो आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया है। आपने देखा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के पक्ष प्रमुख है, वो एकदम उनके साए में नजर आए। इससे पहले हुआ ये करता था, कोई भी केंद्रीय नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, बाल ठाकरे के साए में नजर आता था। तो परिस्थितियां कुछ बदली सी हैं ओम प्रकाश जी। जी, बहुत बदलाव आया है। मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जैसे जैसे लोग चुनाव नजदीक आएंगे, सारा फोकस इस पे होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बीजेपी को पिछली लोकसभा में 117 सीटें मिली थी। क्या 93 सीटें और बढ़ जाएंगी और वो 200 का आंकड़ा छू लेंगे? कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी, क्या कांग्रेस 150 पर आ जाएगी? कितना उसका नुकसान होगा? नुकसान तो होना है, बीजेपी का प्लस होना है। ये प्लस और माइनस कितना होगा? मैं नहीं कह रहा किसी तीसरी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली की पार्लियामेंट, बीजेपी जो दिल्ली की विधानसभा का जो नतीजा आया है, वो नतीजा दिल्ली की पार्लियामेंट का होने जा रहा है। और उसके पीछे बुनियादी कारण यह है कि अगले 3 महीने में रोज दर रोज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन सारे हमारे मित्र नेताओं से। आप बार बार माइनॉरिटी की बात करते हैं, मुसलमान समुदाय की बात करते हैं। क्या मुसलमान समुदाय को एक विशेष, मुसलमान समुदाय का पूरा हिस्सा क्या गरीब है, पिछड़ा हुआ है?
क्या यही रिपोर्ट में कही गई है? और क्या ये इंसाफ की बात करना है जब आप पूरे मुस्लिम समुदाय को एक वर्ग के रूप में देखते हैं? उस वर्ग में बहुत रिच लोग नहीं है, बहुत अमीर लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग नहीं है, बहुत संपन्न लोग नहीं है। और क्या उन्होंने अपने समाज में बंटवारा कर दिया, बराबरी दे दिया है? उनके समाज में जो गरीब है उनका बड़ा समाज के आगे बढ़ करके उनको हाथों हाथ उठा लिया है। आप एक स्टेट से अपील कर सकते हैं, एक राज्य से अपील कर सकते हैं, पार्टियों से अपील कर सकते हैं कि वो गरीब मुसलमानों के पक्ष में इंसाफ करें। आपने क्या इंसाफ किया है उन लोगों के लिए? जी, क्या आप अपने बारे में कभी सोचते हैं? एक ऐसा आपका सवाल सभी पार्टियों से है। जी बिल्कुल, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, एवरीबॉडी। मैं एक सेकंड आपसे कहना चाहता हूं, इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी ये निभाते हैं कि नहीं निभाते, या केवल ये वोट की राजनीति करें। ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश अगर इस मुहिम में जा रहा है, अगर आप कह सके कि खतरे की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे इन नेताओं का न्यस्त स्वार्थ है, जिन्होंने माइनॉरिटीज को अपना वेस्टेड इंटरेस्ट बना लिया है, अपने सौदे का, उसके वोट का, उसके धंधे का। इन्होंने मोदी जैसे लोग, अगर हो सकता है, मैं मानता हूं कि कुछ मुस्लिम साथी और बहुत सारे मुस्लिम साथी मोदी को सपोर्ट कर सकते हैं। क्या मुस्लिम समाज में ऐसे लोग नहीं है जिन चीजों से ऊब गए हो? क्या उनके अंदर ऐसे रिपरकशंस नहीं हो सकते हैं? उनके अंदर क्या ये न्याय की भावना नहीं आ सकती? क्या हम मुस्लिम समाज को एक बंद चैम्बर मान करके ट्रीट करने जा रहे हैं? तो मेरा मानना है कि हो सकता है उस अवाम में भी एक विस्फोट हो, इन लोगों के खिलाफ जो माइनॉरिटी की अपील करके इस देश को, इस देश के पूरे समाज को, इसमें इंसाफ की कोई तरंग नहीं खड़ी होने देना चाहते। ये लोग नाइंसाफी करते हैं, उस नाइंसाफी की प्रतिक्रिया है। आज अरविंद केजरीवाल को अगर वोट मिल रहा है तो उसका बुनियादी कारण है कि पूरे देश का सचेत समाज इन सारे राजनीतिक दलों से ऊब चुका है, इन चेहरों से ऊब चुका है, और वो नए चेहरे अपनाना चाहता है। आप देखिए कैसे कैसे लोग जीत के आते हैं, जिनके जेब में 500 रुपए की नोट नहीं है वो विधायक बन के आता है, जिसको पेंशन नहीं मिल रही वो विधायक बन करके आता है। ये कौन सा फिनोमेना है जो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तमाम सीटों पर वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे। आगामी चुनाव में ये देखने को मिल सकता है हंग पार्लियामेंट की संभावना बढ़ रही है। कोई एक पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि उसकी पार्टी अपने तई सरकार आ रही है। 89 के बाद से ये स्थिति बनी हुई है, लगातार बिना समर्थन के कोई सरकार बन ही नहीं पा रही। ऐसे में जब दोनों से नाराज होते हैं, दो प्रमुख दल जो देश में काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों से नाराज जो मतदाता हैं वो तीसरे ऑप्शन की तलाश में यहाँ वहाँ जाते हैं, अटकते हैं, भटकते हैं और दिल्ली जैसे नतीजे सामने आ सकते हैं। ये परिस्थितियां आगामी लोकसभा चुनाव में बन सकती हैं। निजाम साहब, अल्पसंख्यकों को आकर्षित करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास कहें या फिर अल्पसंख्यकों के तरफ अपनी गलतफहमियों को दूर करने की उनकी कोशिश कहें, या फिर ये मान लिया जाए कि अब मोदी के प्रति गुस्से में कमी आई है भारतीय जनता पार्टी, ये मानकर चल रही है, क्या किस रूप में लेंगी कांग्रेस और उसकी क्या रणनीति होगी? बहुत संक्षेप में, क्योंकि धीरे धीरे समय खत्म होने के कगार पर है। निजाम साहब। शायद निजाम साहब से हमारी बात नहीं हो पा रही है। हैदर आजम साहब, ये मैंने 3 सवाल निजामुद्दीन नानी साहब से किए कि ये कुछ भारतीय जनता पार्टी से सही मायने में इन्हीं सवालों पर आप बताएं कि क्या। नहीं, देखिए ऐसा अभी ओम प्रकाश जी की बातें मैं सुन रहा था, वो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन आज देश का युवा पीढ़ी जो है और उसके बाद जो बाकी, एक बात बताएं कि क्या मोदी सचमुच भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान उसके साथ जुड़े? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो आज केंद्र में हमारे 3 मुस्लिम पदाधिकारी नहीं, वही बात का जवाब दे रहा हूँ कि सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, नजमा हैबतुल्ला जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है वो हमारी केंद्रीय पदाधिकारी है, एक हमारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, और नजमा हैबतुल्ला का राज्यसभा का भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर के चलना चाहती है। दूसरी है कि लोगों ने माफ कर दिया है, ऐसा है अगर उन पर जो आरोप लगे। देखिए आज जिस तरीके का विकास, अभी निजामुद्दीन साहब की बात में सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि गुजरात में स्कॉलरशिप वहां नहीं लिया राज्य सरकार ने, वहां का मुसलमान, अगर आप पूरे भारत देश के राज्यों की बात करेंगे
तो सबसे बड़ा कारोबार करने वाला जो मुसलमान है वो सिर्फ गुजरात का है। वहाँ के मुसलमानों को बहुत हद तक स्कॉलरशिप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने वो विकास किया, तरक्की किया। यानी आपको लगता यहाँ है कि इसमें कहीं ना कहीं जरा बिल्कुल मुसलमान समाज भी तरक्की करना चाहता है, देश में अपने को बराबर के हिस्से से आगे बढ़ाना चाहता है, और उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुस्लिम समाज भी बाकी समाज की तरह विकास कर पाएगा। इसलिए मुस्लिम समाज और खास करके पढ़ा लिखा जो युवा है, महिला है इस देश की मुस्लिम, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है। और आप देखिएगा कि अगली जो सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। भाव समझ गए कि यानी ये तबका छूटने न पाए, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अल्पसंख्यक उसके नहीं, मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के करीब आना चाह रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की कैसे अपने लोगों को संभाल पाएगी तिवारी जी? सलमान भाई, एक कहावत है, दुश्मनी जम के करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कभी गले लगे तो पछतावा न हो। हमारे साथी लोग किस तरह से भाजपा में जा रहे हैं, और खास करके जिन नेताओं की बात किया वो कांग्रेस से सब करीब नौजवान जी से लेकर के सब निकाले गए हुए लोग हैं। ये अवसरवादी लोग देश की नब्ज को क्या पकड़ेंगे, अपने स्वार्थ की बात करते हैं। अगर सीखना है, माइनॉरिटी की बात करनी है, परप्रांतियों की बात करनी है, गरीबों मजदूरों की बात करनी है, तो लोग अबू असीम आजमी जी से महाराष्ट्र में सीखे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से देश में सीखे। हमारे साथी अभी बोल रहे थे ओम प्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो है 80 पर सिमट जाएगी, बीजेपी भी 80-75 पर सिमट जाएगी, बाकी सब थर्ड फ्रंट लेके जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी। ये जो है कभी इस मुकाबले में न रहे। रमाशंकर जी से मैं पूछना चाहता हूं को और लोगों को तबाह करने वाले भाजपा और ये कांग्रेस के लोग अभी जो है यहाँ पर जनता मानस से हट गए हैं, रह गए। अभी जो चुनाव हुए हैं वो कांग्रेस का पाप था, और आपने कोई बहुत बड़ी सत्ता नहीं, बहुत बड़ी फसल नहीं राज्यों में आप देखिए, आपको केजरीवाल ने रोक दिया। मैं रमाशंकर जी से पूछना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जो आज भी मुसलमान, आप अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, जरा एक मिनट सलमान साहब, मुजफ्फरनगर में आज भी मुसलमान लाखों की तादाद में कैंपों में रह रहे हैं। वो जनाब क्या आपकी सरकार, आप लेकिन पूरा देश को बर्बाद क्यों रह रहे हैं? आज आपकी सरकार होने के बावजूद अमित शाह वहाँ का होम मिनिस्टर नहीं है। आप अमित शाह वहाँ के मुसलमान कैंप में नहीं करते, वहाँ के मुसलमान कैंप में नहीं रहते। आपकी सरकार जहाँ पर है वहाँ का मुसलमान कैंप में क्यों रह रहा है? आप उत्तर प्रदेश का मुसलमान कैंप में क्यों रह रहा है, इसका जवाब दीजिए। पर प्रांति भी आपकी जहाँ सरकार है, अपने लोगों की सरकार है, आप वहाँ का मुसलमान कैंप में क्यों रह रहा है? शिवसेना बीजेपी की सरकार का पोजीशन में अभी आपने कहा क्या कारण है? आप दोनों से जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश जी, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में भी दंगे हुए? क्या कारण है कि महाराष्ट्र में भी दंगे हुए? क्या कारण है कि राजस्थान में भी दंगे हुए? हर उस जगह पर दंगे होने के पीछे के कारण क्या है जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? एक अंदेशा लोगों को होता है कि समाज को बांटने के लिए दंगे होते हैं जी। लेकिन मैं आपको बताऊं सलमान भाई, ये हिंदू और मुस्लिम की बहस बहुत छोटी है जी। कहाँ वोट जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। बम्बई की रैली, मैं बड़ी आशा से इस रैली को देख रहा हूँ। मोदी जी के प्रति मैं बड़ा आशान्वित हूँ। मैं तो चाहता हूँ कोई बड़े नेता बने, इस देश को संबोधित करें, इस देश को चलाएं। स्वागत करूंगा मैं। देखता हूँ कि 22 की रैली में वो क्या करते हैं जी। अभी आदर्श घोटाले पे महाराष्ट्र सरकार का फैसला आया है। क्या किया है महाराष्ट्र सरकार ने? मुख्यमंत्री को बरी किया है। क्या स्टैंड लेते हैं मोदी जी? उस आदर्श घोटाले में गडकरी साहब के भी फ्लैट्स थे। क्या स्टैंड लिया जाता है भ्रष्टाचार पे? नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई, आज तक कोई गुनहगार नहीं पकड़ा गया। देखते हैं मोदी साहब इस चीज को कैसे एड्रेस करते हैं। अगर महाराष्ट्र में ये कहते हैं भाजपा वाले कि महाराष्ट्र में किसान भूख से मरते हैं और गुजरात में नहीं मरे, तो महाराष्ट्र की जो भाजपा की पार्टी थी, इसने इस मुद्दे को कितना उठाया, कितना लाइमलाइट में लाया। जो लोग आज दक्षिण बंबई से निकल करके मोदी की रैली के लिए घरों से रोटियां और दाल और चावल लेकर के आ रहे हैं, वो कितने दिन विदर्भ में पहुंच गए और क्या उन्होंने मिठाई बांट दिया विदर्भ के किसानों को, विदर्भ के लोगों को।
जनता के सामने बहुत सारे सवाल हैं। कोई सवाल केवल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल सच्चाई और इंसाफ का है। मैं तो इतना बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट साइट्स पे, कि जो लोग 4 तारीख तक बहुत सारी बातें कर रहे थे, गैल्वेनाइज करने की बातें कर रहे थे, 4 तारीख के बाद वो तमाम वामपंथी दलों के, लोहिया वाहिनियों के, गांधीवादी संस्थाओं के, वो आशंका मिट गई है कि कोई तीसरी ताकत, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के दोनों व्यवस्था के ऐसा कभी नहीं हुआ था। बीपी सिंह ने आरएसएस का सहारा लिया था, जयप्रकाश जी ने आरएसएस का सहारा लिया था, दीनदयाल और लोहिया जी का समझौता हुआ था, उसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल हुआ था उत्तर प्रदेश का। ये पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है कि एक आम आदमी खड़ा होकर के सत्ता को चुनौती दे रहा है, सत्ता को बदल रहा है, देश देख रहा है। 22 को क्या स्टैंड लेंगे आदर्श घोटाले पर मोदी? हम तो चाहते हैं कि वो स्टैंड लें, वो बताएं कि गडकरी जी के जो भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे थे, उनका वो क्या बचाव बीजेपी ने किया, एक ईमानदार बचाव क्या इस देश में किया जा सकता है? क्या बात, यानी लोगों की अपेक्षा में प्रकाश जी ये होंगी कि वो जो रटे रटाए और घिसे पिटे मुद्दे हैं पुराने, वो उन चीजों से लोग हटकर एक बृहद रूप में देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, या फिर राहुल गांधी को, या फिर तीसरा मोर्चा किसी को बनाता है, या केजरीवाल। एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट सेट होता है। राहुल गांधी ने एक एजेंडा सेट किया जी। राहुल गांधी ने कहा केजरीवाल को देखना चाहिए, केजरीवाल को एक मानक के तौर पे देखना चाहिए, और लोकपाल बिल में उन्होंने किया है। अभी क्या आदर्श घोटाले पे कोई बात मोदी की रैली में होती है? जी जी। क्या दबोलकर हत्याकांड पे कोई बात होती है? मेरे जैसे तमाम लोग, अगर आप बंबई में आ रहे हैं तो बंबई के मुद्दे को एड्रेस करेंगे। और उतनी छोटी बात नहीं, अभी विधानसभा में वो जादू टोना विधेयक पास हुआ और एक पार्टी ने संपादकीय लिखा कि साहब ये जो बाहर के लोग बंबई में आए हुए हैं, ये बाहर के लोग जो है जादू टोना भूत प्रेत और ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या? ओम प्रकाश जी एक बहुत ही कई सारे मुद्दे एक साथ में आ गए। हम लोग इस मुद्दे पर फिर एक बार जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी बातों से, हैदर आजम साहब की बातों से और तकनीकी कारणों से हमारे साथ निजामुद्दीन साहब का संपर्क टूटा, उनकी बातों से और तिवारी जी की बातों से ये आभास जरूर हुआ है कि आने वाला चुनाव हर चुनाव से थोड़ा इस बार जरूर अलग होगा। आपकी एक बात लोगों के लिए जरूर हम आपके जरिए ही पहुंचाना चाहेंगे कि देश की अस्मिता रही हिंदू मुसलमान का झगड़ा बहुत छोटा है, मुद्दे बहुत हैं। देखते हैं नरेंद्र मोदी और अन्य दलों के प्रधानमंत्री पद के जो भी उम्मीदवार होंगे उन मुद्दों को कितना छूते हैं। चुनाव उसी पर लड़ा जाएगा। मोदी की ये रैली क्या कहती है, क्या संदेश देकर जाती है, इस पर भी फिर हम अगले सप्ताह जरूर बात करेंगे कि मोदी के इस रैली का क्या असर पड़ा। फिलहाल आप लोग आए, ओम प्रकाश जी आपका, तिवारी जी आपका और हैदर आजम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी। एक आशावादी, देश के आशावादी चैनल की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आने वाला कल पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए सलमान को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज।